गाइस, मैं हूं अमन और आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर 11 वर्क एंड फोर्स और फिजिक्स का फोर्थ या फिफ्थ चैप्टर वर्क एंड एनर्जी मैंने फोर बोला, सॉरी। तो पहले हम जानेंगे व्हाट इज वर्क। वर्क वो नहीं जो हम जैसे हम नॉर्मली ये टर्म सुनते हैं वर्क मतलब जैसे हम कोई काम करते हैं या फिर कोई काम करते हैं या फिर कोई काम होता है तो नॉर्मली हम उसको वर्क कहते हैं। बट साइंस के हिसाब से वर्क होता है, वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन। जब हम किसी चीज पे फोर्स लगाते हैं और उसमें मोशन आता है, साइंस के हिसाब से वो वर्क होता है। लाइक जैसे हमने बैट बॉल खेल रहे हैं तो हमने बैट से बॉल को मारा तो उसमें मोशन आ गया, तो हमने क्या किया, उसको उस चीज को हम वर्क कहते हैं फिजिक्स में। सो वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी इज इक्वल टू product of forces exerted on the body and the distance moved by the body in the direction of force। ये फॉर्मूला है बेसिकली, वर्क डन इज मूविंग, वर्क डन इन मूविंग बॉडी को मूव करने में जो वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वो डिस्टेंस के बराबर, डिस्टेंस और फोर्स का वो होता है प्रोडक्ट। लाइक वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये हमारा हो गया वर्क का फॉर्मूला जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं W इक्वल टू F इनटू S। अब इसको ऐसे लिखेंगे। अब यूनिट ऑफ वर्क, यूनिट ऑफ वर्क क्या होती है, हर चीज की यूनिट होती है, तो यूनिट की वर्क होती है, वर्क की यूनिट होती है। यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर यूनिट की वर्क की यूनिट होती है। सो न्यूटन मीटर इसलिए क्योंकि वर्क फोर्स, इसमें फोर्स लग रहा है, इसका फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और डिस्टेंस का हम क्या यूनिट लेते हैं, मीटर, तो इसलिए इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर। सो when a force of Newton moves a body through a distance of 1 meter in its own direction, then the work done is known as 1 joule। जब एक केजी की कोई चीज, जब एक केजी या एक यूनिट, कोई भी उसमें यूनिट आप कोई जोड़ सकते हैं, केजी कुछ भी हो सकता है। सो जब इसमें क्या है, 1 न्यूटन की फोर्स से हम 1 न्यूटन की फोर्स से when a force of Newton moves a body through a distance, जब 1 न्यूटन के फोर्स से एक बॉडी जिसका मास है 1 केजी ले सकते हैं, किसी डायरेक्शन में मूव होता है, तब उसको हम 1 जूल कहते हैं। लाइक 1 न्यूटन, और 1 जूल का फॉर्मूला होता है 1 न्यूटन इनटू 1 मीटर, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 J इक्वल टू 1 mm, और J हमारा हो गया 1 न्यूटन इनटू 1 मीटर। Okay guys, now the SI unit of work is joule which is denoted by letter J। मैंने अभी आपको ये तो बता दिया था कि 1 J equal to 1 mm, पर सॉरी मैंने आपको ये नहीं बताया कि जूल को हम डिनोट करते हैं लेटर J से। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब आप कहोगे वर्क स्केलर क्वांटिटी क्यों, क्योंकि इसका प्रोडक्ट तो फोर्स इनटू डायरेक्शन है, और ये दोनों ही एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो ये हम पढ़ेंगे 10th क्लास में कि इक्वेशन, अगर हम वेक्टर क्वांटिटी इनटू वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, अगर हम दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट लेते हैं तो वो स्केलर होता है। ये हम पढ़ेंगे 10th में वैसे, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूं कि फोर्स इनटू, क्योंकि दोनों वेक्टर हैं, वेक्टर इनटू वेक्टर इक्वल टू स्केलर होता है। ये इक्वेशंस हम 10th में पढ़ेंगे, जैसे कि माइनस प्लस होता है इक्वल टू प्लस, वैसे ही वेक्टर इनटू वेक्टर इक्वल टू स्केलर होता है। नाउ द कंडीशन फॉर अ फोर्स टू डू वर्क इज दैट इफ शुड प्रोड्यूस मोशन इन एन ऑब्जेक्ट। वर्क की एक कंडीशन, मैंने जैसे आपको शुरुआत में बताया कि वर्क किसको कहते हैं, हम जब हम फोर्स लगाते हैं, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आता है, तब उसको हम वर्क एज करते हैं, डिनोट करते हैं, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। अब वर्क जो है, अगर वो जैसे हमने अभी बात की तो हमने वो स्ट्रेट में बात की, अब अगेंस्ट ग्रेविटी यानी ऊपर से नीचे के बारे में पढ़ेंगे हम। Whenever work is done against gravity, जब भी कोई वर्क ग्रेविटी के अगेंस्ट होगा, the amount of work done is equal to the product of weight। जितना वर्क डन होगा वो किसका is equal to कितना होगा, the product of weight of the body and the vertical distance through which the body lifted। Like
मतलब वर्क इक्वल टू होगा मास, क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेट ऑफ बॉडी एंड प्रोडक्ट ऑफ वेट ऑफ बॉडी, यानी मास इनटू द वर्टिकल डिस्टेंस थ्रू व्हिच द बॉडी इज लिफ्टेड इनटू हाइट, मास इनटू हाइट। और अगर हाइट आया है तो जी भी आएगा, क्योंकि अगर नीचे आएगा तो वो एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा g, तो दैट्स व्हाई m into h into g। वही यहाँ पे लिखा है वर्क इक्वल टू m into h into g। लाइक अगर मैं छत पे चढ़ा हूँ, छत से बॉल गिरा रहा हूँ, तो वर्क हमें पता करना है बॉल ने कितना वर्क किया, तो उसका हम फॉर्मूला लाएंगे m into g into h, मास into ग्रेविटी into हाइट। फ्रेंड्स हमने वर्क पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी? सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस की राइटिंग बहुत छोटी है, बट एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी एक ऐसी क्षमता है, क्षमता मतलब एबिलिटी टू डू वर्क, जिसकी वजह से हम वर्क करते हैं। जैसे हमें एनर्जी हो तभी तो हम कोई काम करते हैं। जैसे हम थके हुए हैं, हम पूरे एग्जॉस्टेड हैं, पार्क से खेल के आए हैं, हम पूरा एग्जॉस्टेड, हमें बिल्कुल एनर्जी बची, मम्मी कहती है तभी कुछ काम कर दे, तो हमारा मन नहीं करता, तो वही उसको ही कहते हैं हम एनर्जी। एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क। The amount of energy possessed by a body is equal to the amount of work it can do when its energy is released। तो इसका मतलब ये है the amount of energy possessed by a body, किसी बॉडी में present energy यानी possessed by a body is equal to, वो किसके इक्वल होता है? the amount of work it can do when its energy is released। वो उतना ही काम करेगा मतलब जितनी उसमें एनर्जी है किसी बॉडी में, तो वो उतना ही काम करेगा जितनी उसमें एनर्जी है, और वो इतना ही वर्क एनर्जी जो लगती है काम करते वक्त, वो रिलीज होती है, तो वो उतनी होगी उसके जितना उसमें प्रेजेंट है। आई नो आपको थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा। द अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी, एक बॉडी में कोई एनर्जी है वो उसके इक्वल होगी द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू व्हेन इट्स एनर्जी इज रिलीज्ड। तो उस काम के बराबर होता है जो काम वो करते वक्त उसकी एनर्जी रिलीज होती है। Energy is a scalar quantity. Energy is a scalar quantity. Unit of energy. Unit of energy. The SI unit of energy is joule. Energy की SI unit of energy is joule. A bigger unit of energy called kilojoule. जो और मतलब जैसे वॉट होता है, किलोवाट होता है, वैसे ही वॉट छोटा होता है, किलोवाट बड़ा होता है, वैसे ही जूल एक छोटी क्वांटिटी है और किलोजूल से बड़ी, यानी 1 किलोजूल इक्वल टू 100 जूल। 1 किलोजूल में kJ इक्वल टू 100 J। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी बहुत डिफरेंट फॉर्म्स की होती है। काइनेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वो होती है, अब हम जानेंगे काइनेटिक। केमिकल एनर्जी तो आप लोग जानते ही हैं, जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। लाइट एनर्जी जो सूरज हमें देती है या फिर लाइट से होता है, लाइट भी हम पढ़ते हैं, जब लाइट यहाँ पे पढ़ते हैं तो क्या लिखते हैं? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, विच एनर्जी का फॉर्म है, तो लाइट इज एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अभी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो नाउ काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। जब कोई ऑब्जेक्ट चलते वक्त अपना उसका एनर्जी होता है, उसमें एनर्जी जो पोजेस्ड होता है, उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। जैसे मैं अभी खड़ा हूं, तो मैं अभी जो खड़ा हूं तो मैं चल तो नहीं रहा, तो मेरे में अभी पोटेंशियल एनर्जी है। अगर मैं चलने लगूंगा तो मेरे में काइनेटिक एनर्जी होगी। फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, सपोज अ बॉडी, सपोज कीजिए अ बॉडी, पॉज कर लीजिए। अब है फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो अब मैंने बोला इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे दो टाइप की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले हम पढ़ेंगे फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मैं बता दिया था कि जब एक बॉडी मूव करती है तब उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी रहती है, और जब एक बॉडी एक जगह पे स्थिर रहती है तब उसमें पोटेंशियल एनर्जी रहती है। जैसे मैं अभी खड़ा हूं तो मेरे में पोटेंशियल एनर्जी है। सो सपोज अ बॉडी सच एज अ बॉल of mass m and moving with the velocity v। एक सपोज कीजिए एक बॉल है विद उसका मास है m और वो एक वेलोसिटी v से ट्रेवल कर रही है, इज एट पॉइंट a। मतलब अभी एक पॉइंट a पे है, लेट एंटर इनटू अ मीडियम m सच एज एयर। मतलब ये एक मीडियम है, इसमें वो जाती है, मतलब ट्रैवल करते वक्त वो एक मीडियम से जाएगी, क्योंकि एयर तो हमारे आसपास हर जगह है, तो इसके अंदर जाती है, which possess opposing the force, which opposes the motion, सॉरी। तो मीडियम जो मतलब अंदर जाएगी तो उसको एक फोर्स उस पे लगेगा
जगह मतलब आप महसूस नहीं करते, लेकिन जब आप चलते हैं पॉज जब भी एक आपको पता नहीं है, पर जब भी आप भी चलते हैं तो आपके अपोजिट एक कोई फोर्स काम कर रही होती है। जैसे आप चलते हैं तो एयर भी आपको फोर्स अपोज कर रही होती है, लेकिन आपको पता नहीं चलता क्योंकि वो बहुत कम अमाउंट का फोर्स होता है। सो इसे वो बोला है and such as air which opposes the motion of the body with a constant force, लेकिन उसका और उसका जो फोर्स होगा वो एकदम कांस्टेंट रहेगा। ऐसे नहीं कि लेकिन जब एयर तेज होगी तो उसका कांस्टेंट उसका फोर्स कभी ज्यादा लगेगा लेकिन और कभी कम लगेगा, लेकिन आप अगर ऐसे चल रहे हैं तो आपका फोर्स कांस्टेंट रहेगा F, और यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स F से हमने डिनोट किया है। As a result of opposing force the body will constantly come to rest, और ऐसे ही फोर्स उस पे लगता रहेगा तो बॉल जो है हमारी वो एक टाइम पे रुक जाएगी। एज पोजीशन बी, एट पोजीशन बी इस पॉइंट पे हमारा बॉल रुक चुका है। आफ्टर ए डिस्टेंस एस, आफ्टर मतलब उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, यानी एस ए और बीच की दूरी को उसने कवर किया। सो द फाइनल वेलोसिटी v ऑफ द बॉडी बिकम 0, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई। जैसे आप इसको अब ऐसे मान सकते हैं, आप कोई बॉल फेंकते हैं, सामने कोई पकड़ने वाला नहीं, तो क्या होगा, वो बॉल जाते जाते एक टाइम ऐसा रहेगा कि वो रुक जाएगी। तो आप भी सोचते होंगे कि वो क्यों रुक जाती है, आपको लगता है वो तो ऐसे ही रुक जाती है, बट उस पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे होते हैं, जैसे फ्रिक्शन, वो अगर जमीन से टकरा के जा रही है तो उसमें फ्रिक्शन लग रहा होता है, और अगर ऐसे जा रही है तो उस पे एयर का अपोजिट फोर्स लग रहा होता है, इसलिए वो रुक जाती है। तो वही एग्जांपल इसमें दे रखा है। तो उसने कुछ डिस्टेंस करने के बाद बाय गोइंग through the distance s against the opposing force f, the work done by body, तो वर्क कितनी उसने डन की, वर्क इक्वल टू f into s, force into motion, distance sorry, force into distance, the body is rest at position 3। so जब इस पॉइंट पे वो जब रुक गई, this means that all the kinetic energy body has been used up, इसकी जितनी भी एनर्जी थी वो एग्जॉस्ट हो चुकी है और वो खत्म हो चुकी है, has been used up, so the kinetic energy is must equal to the work, इसलिए हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी वो वर्क के इक्वल होगी, और वर्क हमारा इक्वल है फोर्स इनटू डिस्टेंस के। सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये हमारा होगा इक्वेशन नंबर 1। नाउ हमने उसको फर्स्ट इक्वेशन ले लिया। नाउ देन अकॉर्डिंग टू द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर इक्वल टू v square is equal to u square plus 2as, whereas v is equal to initial velocity, u is equal to initial velocity, v is equal to final velocity, a is equal to acceleration, and s is equal to distance traveled. Now note, we have written v square is equal to u square plus 2as instead of v square f u square plus 2as, but it has no difference. From above we have initial velocity is equal to v, final velocity is equal to the body stops, acceleration is equal to a, but हमने बॉल फेंकी तो उसकी स्पीड ज्यादा तो नहीं हुई, वो रुक गई, मतलब उसमें रिटार्डेशन हुआ, तो ये रिटार्डेशन डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू s। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 we get 0 square is equal to v square minus 2as, और v square is equal to 2as, ये हमारा हो गया थर्ड इक्वेशन। सॉरी, from Newton's second law of motion we have force equal to mass into acceleration। now a, तो हम a को इधर ले आएंगे तो हमारा क्या होगा, f upon m। now by putting the value of a in equation 3, v square is equal to 2 into f into s upon m। आप हमने बोला था ना a is equal to f upon m, देन हमने a की वैल्यू पुट कर दी, जो कि हमारा ऐसा था ना v square is equal to 2as, यही था ना। तो एक्सेलरेशन हमारा क्या था, a f by m, तो हमने क्या किया, v square इक्वल टू 2 into a इक्वल टू हमारा ये है f by m, a into s upon m। समझ आ गया आपको। नाउ और इसको हमने बदल दिया, f into s इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ये हमारा फोर्थ इक्वेशन। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट आपको याद होगा जो हमने लिखा था, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू f into s। फर्स्ट एंड कंपेयर करेंगे फर्स्ट और फोर्थ इक्वेशन को, वी गेट काइनेटिक इक्वेशन इक्वल टू f into s एंड f into s इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, और k इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, हेंस m इक्वल टू मास ऑफ बॉडी, v इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉडी। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला, ke इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर।
सो गाइस हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकल गया। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। अगर आपको पता लगाना हो किसी ऑब्जेक्ट में कितनी काइनेटिक एनर्जी है तो आप इस फॉर्मूले से पता लगा सकते हैं। सब इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, इफ द मास ऑफ अ बॉडी इज डबल्ड, अगर किसी बॉडी का मास डबल हो जाएगा, इट्स काइनेटिक एनर्जी आल्सो गेट डबल्ड, उसकी काइनेटिक एनर्जी आल्सो डबल हो जाएगी। एंड इफ द मास ऑफ बॉडी इज हाफ, अगर उस बॉडी का मास हाफ कर दी जाए तो इट्स काइनेटिक एनर्जी आल्सो गेट्स हाफ। ये भी आपको लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं सीधा, फिर आपको मतलब कैलकुलेट करना पड़ेगा। एंड नाउ इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डबल्ड, अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी डबल हो जाए, इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 4 टाइम्स। सो वेलोसिटी अगर डबल हो जाए, v into v² हो जाए, सो क्या लिखा है, इसका काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगा क्योंकि हाफ का स्क्वायर 1 होता है। तो हमारा ये क्या है, v² ऐसी फॉर्मूले में है पहले से ही, तो v² का अगर स्क्वायर करेंगे तो इक्वल टू v4 हो जाएगा ना। वो मैंने पहले गलत लिख दिया था, लेकिन अब देखिए हाफ फॉर्मूला क्या है, हाफ mv², तो पहले से v² अगर इसको हम डबल कर दिया जाए तो v4 हो जाएगा, तो 4 टाइम्स। एंड इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज हाफ, उसकी वेलोसिटी हाफ कर दी जाए, इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स हाफ 1/4, सॉरी, उसकी काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी हमने अच्छे से पढ़ लिया और हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो अब है पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और चेंज इन शेप इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे मैंने बताया, जब एक बॉडी कोई एक जगह पे रहती है तब उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द एनर्जी ऑफ अ ब्रिक, ये तो मतलब एग्जांपल है, सॉरी, द एनर्जी ऑफ अ ब्रिक लाइंग ऑन द रूफटॉप इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो ग्रेविटी से अपोजिट ऊपर है तो ग्रेविटी उसको खींच रही है, तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज इट हैज बीन एक्वायर्ड बाय डूइंग वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी। जैसे मैंने आपको बोला, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रही है। अ बॉडी में पोजेसेस एनर्जी ओन व्हेन it is not in motion and this energy is called potential energy. So ये तो हम बताई थी मैंने आपको, the sum of the potential and kinetic energies of bodies is called its mechanical energy. तो जब एक बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों लग रही होती है तो उसको हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। आप कहोगे कि पोटेंशियल एनर्जी तो स्थिर में होती है और काइनेटिक एनर्जी तो रुकी हुई में होती है। तो जैसा भी हमने पढ़ा, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या, कि वो ग्रेविटी का अगेंस्ट काम कर रही है। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट अगर पत्थर हम ऊपर फेंकते हैं तो उसको ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी काम कर रही है और ऊपर जा रही है तो मतलब काइनेटिक एनर्जी भी काम कर रही है। तो जब ये दोनों एनर्जीज एक साथ काम करती है तो उसको हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल फॉर्मूला होता है m into g into h। m stands for mass, g stand for gravitational, या छोटा g हमने पढ़ा था जो ग्रेविटेशनल चैप्टर में, इसका वैल्यू होता है 9.8 into h हाइट। m मतलब मास ऑफ बॉडी, g मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो मैंने ये बताया, एंड h मतलब हाइट ऑफ द बॉडी। सो गाइस यही था इस चैप्टर का मेन पॉइंट्स। सो दिस वाज ऑल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स का शेयर करिए, और अगर आपको कोई डाउट्स है तो कमेंट में लिखिए। सो बी एट होम एंड बी सेफ।